Okay. So hello everyone. Welcome to 37th lecture of design of steel structure. And in this particular session, I am going to discuss two things, that is wave crippling and wave buckling. उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, दोनों को डिफाइन करने के लिए आता है और दोनों में डिफरेंस पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेव क्रिपलिंग, उसके बाद है जो इस पे क्वेश्चन, आज हम लोग डिजाइन से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड बीम का कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट इज वेव क्रिपलिंग। वेव क्रिपलिंग का जो मेन आपका कॉज है वो है कंसंट्रेटेड लोड। मेन कॉज क्या है? वेव क्रिपलिंग का मेन कॉज है आपका कंसंट्रेटेड लोड। और जब कंसंट्रेटेड लोड की बात करते हैं तो पॉइंट लोड भी हो सकता है ना, और फिर रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन भी क्या होता है, एज ए पॉइंट लोड ही लोड की तरह बिहेव करता है। सपोज कीजिए कि एक बीम है, यहाँ पे क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है और आप यहाँ पे एक लोड है जो पॉइंट लोड इस पे लगा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन डेवलप होगा यहाँ पे। लेट अस सपोज दिस इज P/2 एंड दिस इज P/2। अगर ये पॉइंट लोड है जो सेंटर में है तो, और लेंथ ऑफ द बीम है जो L मान लेते हैं, तो ये जो P/2 है वो क्या है, रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है वो भी क्या है, एक तरह के पॉइंट लोड की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब है कि वेव क्रिपलिंग का रीजन पॉइंट लोड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ रिएक्शन भी होगा। सो इट अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। यहाँ पे आप कंसंट्रेटेड लिखिए, इट अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। इट अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। इट अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। अब कंसंट्रेटेड लोड आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है और सपोर्ट रिएक्शन भी हो सकता है। सेकेंड थिंग कहता है इट मे बी सीन जस्ट बिलो द कंसंट्रेटेड लोड। आपका लोकेशन के बारे में बता रहा है कि जो वेव क्रिपलिंग का लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, जस्ट बिलो द कंसंट्रेटेड लोड होगा और एबव द रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, और एबव द रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, या तो सपोर्ट के ऊपर होगा या तो जस्ट बिलो द कंसंट्रेटेड लोड होगा। सपोज कीजिए कि यही आई सेक्शन है, आपने लोड लगाया है, इस पे क्या लगाया है, लोड लगाया है, इस तरह से आपने पॉइंट लोड इस पे लगाया है। इसके कारण क्या आएगा, कुछ है जो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा, यहाँ पे कुछ है जो रिएक्शन डेवलप होगा। तो आपका जो वेव क्रिपलिंग के कारण क्या होगा कि वेव का है जो लोकल बकलिंग होगा। वेव का क्या होगा, लोकल बकलिंग होगा। कहाँ पे, लोड के जस्ट नीचे, लोड के जस्ट नीचे बकलिंग होगा। अगर प्रोसेक्शन के फॉर्मेट में देखें तो प्रोसेक्शन में क्या होगा, एक कुछ इस तरह से है जो बकल करने का कोशिश करेगा, इस तरह से ये बकल करेगा। उस तरह से रिएक्शन के पास देखें तो क्या होगा, कुछ इस तरह से बकलिंग आएगा, इसमें इस तरह से यहाँ पे बकल होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लोकल बकलिंग फिनोमेना को क्या बोलते हैं, वेव क्रिपलिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मेन जो रीजन है वो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा बराबर स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। तो जब आप लोड लगाते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या है, लोड डायरेक्टली किस पे आता है, कौन बियर करता है, डायरेक्टली है जो फ्लेंज बियर करता है, डायरेक्टली लोड को फ्लेंज बियर करता है। इसके बाद है जो कौन बियर करेगा, वेव बियर करेगा। इसके बाद है जो वेव बियर करेगा। तो फ्लेंज का तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है, फ्लेंज का एरिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही इसका जंक्शन को क्रॉस करते हैं, वेव और फ्लेंज के जंक्शन को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो अचानक एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अचानक एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वेव का एरिया फ्लेंज के एरिया में क्या है, काफ़ी कम है ना। जब अचानक एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रेस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जो आपका वेव है, वेव में है जो लोकल बकलिंग है जो देखने को आपको मिलेगा। सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन में अकर्स एट द जंक्शन ऑफ वेव एंड द फ्लेंज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ड्यू टू दिस स्ट्रेस कंसंट्रेशन द लोकल बकलिंग फिनोमिनन ऑफ द वेव अकर विच इज कॉल्ड एज वेव क्रिपलिंग। इसी को हमने क्या बोला, वेव क्रिपलिंग के नाम से जानते हैं। तो आपका एग्जाम में है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है लिखने के लिए कि वेव क्रिपलिंग क्या होता है, तो पॉइंट वाइज आपको है जो आंसर है जो एग्जाम में आपको देना होगा। सो ड्यू टू दिस स्ट्रेस कंसंट्रेशन लोकल बकलिंग फिनोमेना ऑफ द वेव अकर विच इज कॉल्ड वेव क्रिपलिंग। इसी को क्या बोलते हैं, वेव क्रिपलिंग।
तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ वेव क्रिपलिंग हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अगर आप बीम को सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं वेव क्रिपलिंग के केस में, आप चाहते हैं कि हमारा जो स्टील का जो बीम है वो है जो आपका क्या रहे, क्रिपलिंग के केस में सेफ रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका परमिसिबल लिमिट है, बेयरिंग स्ट्रेस का जो परमिसिबल लिमिट है, जो कैलकुलेटेड बेयरिंग स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस से कम होना चाहिए। सो यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि टू अवॉइड वेव क्रिपलिंग द बेयरिंग स्ट्रेस शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट, शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट। और बहुत पहले मैं बताया था स्टार्टिंग में जब फर्स्ट यूनिट में कि परमिसिबल लिमिट ऑफ बेयरिंग स्ट्रेस कितना होता है, 0.75 एफ बाई, परमिसिबल लिमिट ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ बेयरिंग स्ट्रेस कितना होता था, 0.75 एफ बाई। तो कंक्लूजन के रूप में यदि देखा जाए तो यदि किसी बीम को आप सेफ रखना चाहते हैं वेव क्रिपलिंग में, तो आपका जो सिग्मा वी कैलकुलेटेड होगा या फिर सिग्मा पी जो कैलकुलेटेड होगा, जो आप कैलकुलेटेड बेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे, अभी कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखेंगे। सिग्मा पी जो कैलकुलेटेड होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, सिग्मा पी परमिसिबल। और सिग्मा पी परमिसिबल का वैल्यू कितना होता है, 0.75 एफ बाई, 0.75 एफ बाई। तो ये हो गया आपका सेफ्टी के लिए। कहने का मतलब है कि जो भी आप बेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.75 एफ बाई होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बीम है जो वेव क्रिपलिंग में क्या होगा, सेफ होगा। अभी सिग्मा पी कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए वेव क्रिपलिंग में क्या होगा, मैं पहले ही बताया कि वेव का है जो लोकल बकलिंग होता है, वेव का क्या होता है, लोकल बकलिंग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में क्या है, ऊपर लोकल बकलिंग हुआ है ना। जब आप लोड इस पे लगाएंगे तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉप पे है जो ये एग्जैक्ट इसका लोकेशन आपका क्या होता है, रूट रेडियस के जस्ट नीचे होता है, रूट रेडियस के जस्ट नीचे होता है। मतलब जो जंक्शन है वेव और फ्लेंज का जो जंक्शन है उसके जस्ट नीचे होता है। तो ये हो गया क्या, वेव क्रिपलिंग ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, वेव क्रिपलिंग ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड। यहाँ पर देखिए इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं ना कहीं है जो एक रिएक्शन डेवलप हो रहा होगा। क्या डेवलप हो रहा होगा, रिएक्शन डेवलप हो रहा होगा। और मैंने पहले ही बताया कि रिएक्शन है जो भी किस तरह से बिहेव करता है, एक पॉइंट लोड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, वेव क्रिपलिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका कॉज क्या है, इसका कॉज रिएक्शन है, इसका कॉज क्या है, रिएक्शन है। तो रिएक्शन के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी वेव क्रिपलिंग हो रहा है, वेव क्रिपलिंग ड्यू टू रिएक्शन, ड्यू टू रिएक्शन एट सपोर्ट, ड्यू टू रिएक्शन एट सपोर्ट। तो ये तो रहा आपका थ्योरेटिकल डिस्कशन। लेकिन अभी एक चीज आपको और बताना है कि यदि डिजाइन का क्वेश्चन आता है और उसमें आपको बेयरिंग स्ट्रेस का चेक यदि लगाना होता है तो आपको सिग्मा पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सिग्मा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सपोज कीजिए कि आपका ये एक आई सेक्शन है, ये क्या है, एक आई सेक्शन है। इसका क्रॉस सेक्शन भी आप बना सकते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ये रहा।
डेप्थ ऑफ फ्लेंज मान लेते हैं कि h2 है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो मान रहे हैं क्या है, h2 है। ये जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है ए वाला वैल्यू, ये क्या है, h2 है। और डेप्थ ऑफ वेव है वो d1 है, वो क्या है, d1 है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेरिंग स्ट्रेस का वैल्यू, बेरिंग स्ट्रेस का वैल्यू। तो सबसे पहली बात कि बेरिंग स्ट्रेस डेवलप कहाँ पे होगा, जब आप इस पे लोड लगाएंगे तो बेरिंग स्ट्रेस आपका डेवलप होगा फ्लेंज और वेव का जहाँ पे जंक्शन है, फ्लेंज और वेव का जहाँ पे जंक्शन है, मतलब इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, बेरिंग स्ट्रेस है जो डेवलप होगा। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं इसको। सपोज कीजिए कि एक है जो आप इसके लिए क्या करते हैं, एक बेरिंग प्लेट लगाते हैं, एक बेरिंग प्लेट है जो ए स्टील का ही होता है, ये किसका होगा, ए स्टील का ही बना होगा। इस पे लोडिंग है जो ऊपर से सपोज कीजिए पी आ रहा है, ऊपर से लोडिंग कितना आ रहा है, पी आ रहा है। अब जब हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जनरली है जो या तो 30 डिग्री या 40 डिग्री पे कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब है कि इसका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, कमता जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे नीचे जाएगा इस तरह से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्सन एंगल है इसको डिस्पर्सन एंगल बोलते हैं। जितना एंगल पे लोड डिस्पर्स होगा ये जनरली 30 डिग्री या 40 डिग्री लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि हमारा डिस्कशन में ये 30 डिग्री है, ये कितना है, 30 डिग्री है, इसको थीटा बोल देते हैं, ये 30 डिग्री है। अब देखिए ये जो प्लेट का बीथ है वो बी मान लेते हैं, प्लेट का बीथ कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, प्लेट का बीथ बी मान लेते हैं। और ये आपको ध्यान रहे ये क्या है, H2 है, ये क्या है, H2 है, H2 है। अब देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात यदि करते हैं तो देखिए एक यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, और इसको जंक्शन पे ये यहाँ पे कट किया है। तो हमें तो ए एरिया कंसीडर करना है, ए वाला एरिया, ए वाला एरिया हमें कंसीडर करना है। जबकि ए क्या है, ये जो इनर है ए वाला पार्ट, ये क्या है, बीथ ऑफ प्लेट, ये है बीथ ऑफ प्लेट। और ये एरिया कितना हो गया, इसको मान लेते हैं बेरिंग लेंथ है जो B1 है, इस B1 को क्या बोलते हैं, बेरिंग लेंथ बोलते हैं। और B है जो आपका क्या है, बीथ ऑफ प्लेट है। अब हमें B1 का वैल्यू निकालना होगा, B1 का वैल्यू निकालना होगा और उसके बाद थिकनेस से इसका गुना कर देंगे, इसका थिकनेस से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बेरिंग एरिया आ जाएगा। उसके बाद बेरिंग स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, लोड अपॉन बेरिंग एरिया, तो यही हमें निकालना है। अब देखिए यदि आप सपोर्ट पे निकालना चाहें तो सपोर्ट पे कुछ इस तरह से होगा। सपोर्ट पे सपोज कीजिए कि आपका ये है बेरिंग प्लेट, यहाँ से आप रिएक्शन है जो आर लगा रहे हैं, यहाँ से रिएक्शन क्या लगा रहे हैं, आर लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो आपका डिस्पर्सन एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। इस केस में B1 आपका ए रहेगा, इस केस में B1 क्या होगा, ए होगा, B1 ए होगा, ठीक है। हमें बेरिंग स्ट्रेस का वैल्यू है जो कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ सपोज कीजिए आपको निकालना है बेरिंग स्ट्रेस, बेरिंग स्ट्रेस। सो बेरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लोड अपॉन बेरिंग एरिया, लोड अपॉन बेरिंग एरिया करेंगे, या फिर रिएक्शन के पास यदि निकालेंगे तो रिएक्शन अपॉन बेरिंग करेंगे, है ना, रिएक्शन अपॉन बेरिंग एरिया करेंगे। अब देखिए मेन इसका मुद्दा है बेरिंग एरिया निकालना। बेरिंग एरिया कैसे निकलेगा, देखिए बेरिंग एरिया निकालने के लिए आपको बेरिंग एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेरिंग लेंथ इंटू थिकनेस करना पड़ेगा, बेरिंग लेंथ इंटू थिकनेस।
इंटू थिकनेस ऑफ वेव, थिकनेस ऑफ वेव, थिकनेस ऑफ वेव, यानी क्या हो जाएगा, बेरिंग लेंथ आपका B1 है इंटू टी। सो B1 कैसे निकलेगा, देखिए ये तो क्या है, बीथो प्लेट है, ये आपका बीथो प्लेट है, और यहाँ से B1 क्या है, B1 है बेरिंग एरिया, बेरिंग लेंथ एट द जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेव, एट द जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेव, यानी एच हाइट नीचे, एच हाइट नीचे, ये देखिए एच हाइट नीचे है ना, ये क्या है, एच हाइट नीचे है, तो ए वाला एरिया है जो इतना, ए वाला लेंथ इतना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दोनों तरफ से ये लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इतना लेंथ दोनों तरफ से इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये जो लेंथ इंक्रीज हुआ ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, तो B1 बराबर क्या लिख सकते हैं, B1 बराबर लिख सकते हैं B प्लस 2x, इसको सही से समझना है, B1 क्या हो जाएगा, B प्लस 2x, है कि नहीं, x लेफ्ट साइड से, x लेफ्ट साइड से और x राइट साइड से। अब x कैसे निकलेगा, देखिए x कैसे निकलेगा, एक क्या है, एक ट्रायंगल है, एक क्या है, एक ट्रायंगल है, इस तरह से देखिए, इस तरह से एक ट्रायंगल है, इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं, ये आपका x है, ये H2 है, और यहाँ पे a वाला वैल्यू क्या है, थीटा है, थीटा है, तो क्या हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, H2 अपॉन x, H2 अपॉन x, दिस इम्प्लाई x बराबर क्या लिख सकते हैं, H2 अपॉन tan थीटा, H2 अपॉन tan थीटा, और क्या लिख सकते हैं, H2 अपॉन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आपका डिस्पर्सन एंगल है, थीटा है डिस्पर्सन एंगल, डिस्पर्सन एंगल, डिस्पर्सन एंगल, जो कि जनरली 30 डिग्री या 45 डिग्री है जो कंसीडर करते हैं, तो इस केस में कितना है, 30 डिग्री है, इस केस में आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू है वो आ रहा है tan 31 बाई √3 होगा, यानी √3 टाइम्स ऑफ H2 हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ H2 हो गया। सो B1 क्या हो गया, B प्लस 2x है, तो B प्लस 2√3 हो जाएगा, 2√3 इंटू H2, ये आपका क्या हो गया, B हो गया, ये हो गया B, ये B हो गया, ठीक है। अब तो क्या करना है, बेरिंग एरिया निकालना है, तो बेरिंग लेंथ निकल चुका है और थिकनेस ऑफ वेव आपको पता होगा, थिकनेस ऑफ वेव आपको पता होगा, थिकनेस ऑफ वेव आपको क्या होगा, पता होगा। तो इस तरह से बेरिंग, आप बेरिंग स्ट्रेस है जो निकाल लेंगे। ये बेरिंग स्ट्रेस सपोज कीजिए कि सिग्मा पी है, सिग्मा पी है, तो सिग्मा पी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.75 ए वाई होना चाहिए, ए वाई होना चाहिए। तो जब भी डिजाइन का क्वेश्चन आएगा और आप वेव क्रिपलिंग में चेक लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो B1 का वैल्यू है वो B प्लस 2√3 इंटू H2 हुआ है, किसके लिए, अंडर पॉइंट लोड, ये कहाँ पे है, अंडर पॉइंट लोड है। लेकिन यदि रिएक्शन के पास निकालना चाहेंगे तो इस केस में तो क्या होगा, सिर्फ x ऐड होगा, इस केस में क्या होगा, सिर्फ x ऐड होगा, ए वाला पॉइंट इतना ही तो बढ़ेगा, है ना, सॉरी ए वाला इतना ही इसमें एडिशन होगा, ए वाला पॉइंट है ना, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, एडिशन x ऐड होगा। ये आपका B1 है, ये B1 है ना, यहाँ पे ए वैल्यू,
ए वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, वन साइड से क्या होगा, इंक्रीमेंट करेगा, ए वाला वैल्यू सिर्फ इतना ही इंक्रीमेंट करेगा, है ना। सो फॉर लिख सकते हैं, फॉर अंडर अभव रिएक्शन जो B1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा B प्लस √3 टाइम्स ऑफ H2, √3 टाइम्स ऑफ H2। अगर कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा तो उस केस में कितना होगा, अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा तो उस केस में भी B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, B प्लस 2√3 के बराबर होगा, B1 प्लस 2√3 के बराबर होगा। वो केस आपको जनरली नहीं मिलेगा। तो ये तो रहा बेयरिंग एरिया निकालने का तरीका, किस तरह से बेयरिंग एरिया हम लोग निकालेंगे। आपको थिकनेस ऑफ वेव है जो आपको पता होगा, ए वैल्यू क्या होगा, थिकनेस ऑफ वेव आपको पता होगा, TW या T इसको बोल दो, ये क्या है, T है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे IS कोड आपको रिकमेंड करता है कि जब भी आप स्टील बीम का डिजाइन करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ बेयरिंग लेंथ जो होगा वो 100 mm प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ बेयरिंग लेंथ कितना प्रोवाइड करेंगे, 100 mm प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। एज पर IS 800-1984 मिनिमम वैल्यू ऑफ बेयरिंग लेंथ जो होगा, मतलब B1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ B1 वो कितना होगा, 100 mm, वो होगा 100 mm। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज वेव बकलिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज वेव बकलिंग। तो देखिए सपोज कीजिए ये आपका कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, और इस पे जब आप लोड लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, बकल होगा, इसमें भी है जो आपका वेव है जो बकल करेगा, लेकिन ये जंक्शन पे बकल नहीं करेगा, ये कहाँ पे बकल करेगा, मिड में बकल करेगा, ये कहीं है जो मिडिल में आपका बकल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेव बकलिंग। इसका भी रीजन, इसका भी मेन कॉज क्या है, इसका भी मेन कॉज है जो आपका कंसंट्रेटेड लोड ही है, इसका भी मेन कॉज है जो कंसंट्रेटेड लोड ही है, लेकिन ये कहाँ पे होगा, ये होगा मिडिल पे, ये होगा आपका मिडिल पे, जबकि वेव क्रिपलिंग कहाँ पे हो रहा था, अंडर द जंक्शन, जंक्शन के नीचे होगा। तो इसको देखते हैं वन बाय वन करके। कहता है द वेव इन ए रोल्ड स्टील सेक्शन, द वेव इन ए रोल्ड स्टील सेक्शन बिहेव्स लाइक ए कॉलम। एक तरह से क्या है, एक कॉलम की तरह बिहेव करता है, ये क्या है, एक तरह से कॉलम की तरह बिहेव करता है। व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर कंसंट्रेटेड लोड, व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर कंसंट्रेटेड लोड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सिंस द थिकनेस ऑफ वेव इज वेरी लेस। देखिए फ्लेंज की तुलना में इसका थिकनेस क्या है, काफी कम होता है, इसका थिकनेस है जो काफी कम होता है। सो सिंस द थिकनेस ऑफ वेव इज वेरी लेस, सो इट बकल्स अंडर द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। क्या होगा, बकल करेगा कंसंट्रेटेड लोड के कारण। इफ वेव सेक्शन इज सेफ इन क्रिपलिंग देन इट विल बी आल्सो सेफ इन बकलिंग। ये IS कोड बोलता है, IS कोड बोलता है कि यदि कोई स्टील का बीम है और वो यदि क्रिपलिंग में सेफ होता है, यदि वो क्रिपलिंग में सेफ है तो वेव बकलिंग में सेफ होगा ही होगा, वेव बकलिंग में सेफ होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको वेव बकलिंग का अलग से चेक लगाने की जरूरत नहीं है, वेव बकलिंग का अलग से चेक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर क्रिपलिंग में वो सेफ होता है, और क्रिपलिंग में कैसे सेफ होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा P कैलकुलेटेड होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.75 F/, होना चाहिए, नहीं 0.75 F/, होना चाहिए। सो इफ ए वेव सेक्शन इज सेफ इन क्रिपलिंग देन इट विल बी आल्सो सेफ इन बकलिंग। As per IS 800-1984, the bearing stiffener is provided under the concentrated load to avoid the buckling of wave। अब देखिए बेरिंग स्टिफनर क्या होता है। स्टिफनर के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा जो आपको प्लेट लोड में होगा। जब प्लेट गटर का हम डिस्कशन करेंगे वहां पे आपका इसमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। सपोज कीजिए कि यही आपका कॉलम है, तो इस पर जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ या तो लेफ्ट बकल होगा या तो राइट बकल होगा, है ना। लेकिन क्या इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड में इस तरह से स्टिफनर देते हैं, साइड में इस तरह से क्या करते हैं, स्टिफनर देते हैं,
और इस स्टीफनर को टॉप और बॉटम, टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज से क्या करते हैं, इसका कनेक्शन कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब हम लोड लगाएंगे इस पर, तो जब इस तरह से बकल करने की कोशिश करेगा तो ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये जो स्टील का प्लेट एक्स्ट्रा हम लगा रहे हैं, ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, स्टीफनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टीफनर बोलते हैं। नाउ अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका बकलिंग है, ये है आपका बकलिंग। बकलिंग है। सो ये तो था वेव क्रिपलिंग और वेव बकलिंग। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, कुछ है जो क्वेश्चन करेंगे जो आपका एग्जाम का मेजर रिक्वायरमेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका SBD 2019 में पूछा है। टू 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और ये क्या डेटा दिया हुआ है और क्या ये पूछ रहा है, इसको आपको पहले सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कहता है एन ISMB 225 एट द रेट ऑफ 306.1 न्यूटन पर मीटर हैज बीन यूज्ड एज ए बीम। इसको बीम की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। द इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम इज 4 मीटर एंड कैरीज ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन एट द सेंटर। कहाँ पे है, सेंटर पे है, जो 15 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जो एक्ट कर रहा है। एंड यूडीएल ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद यूडीएल भी उस पर लगा रहा है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस। क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। प्रॉपर्टीज आपका दिया हुआ है, जो भी आप सेक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं ISMB 225, इसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है 305.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको एग्जाम में दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है जो देगा। डेप्थ ऑफ वेव आपको दिया हुआ है कितना, 225 mm। ओवरऑल डेप्थ है जो आपका बीम का कितना है, 225 mm। और थिकनेस ऑफ वेव है जो 6.5 mm है। क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन सोल्व करने के पहले आप क्या क्या मिस्टेक इसमें करेंगे उसके बारे में बता दूं। इसको सबसे पहली बात कि जब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं तो एक प्रॉपर है जो आपका माइंड में आपको कंस्ट्रक्शन बन जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है फ्लेक्सरम फार्मूला से कि M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई होता है। यहाँ से सिग्मा बराबर आप करेंगे M/I इंटू वाई करेंगे। इसके बाद आप करेंगे M/I अपॉन वाई करेंगे, और I अपॉन वाई इज नथिंग बट सेक्शन मॉडुलस। I अपॉन वाई मैक्स इज नथिंग बट सेक्शन मॉडुलस M/Z। तो Z तो आपको दिया हुआ है, Z है जो आपको दिया हुआ है। ओवरऑल हमारा कहाँ पे माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए, ए बेंडिंग मोमेंट निकालने में। आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है जो निकालना पड़ेगा, और बेंडिंग मोमेंट के लिए लोड की जरूरत पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको लोड का कैलकुलेशन करना होगा, है ना। सबसे पहले आपको लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का लाइव लोड है, एक है जो पॉइंट लोड है और एक है जो आपका यूडीएल है। लेकिन इसके अलावा भी लोड आएगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंसिडरेशन ले लेंगे और मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अलावा भी सेल्फ वेट ऑफ बीम भी आएगा, सेल्फ वेट ऑफ बीम भी आएगा, जो कि कितना है 306.1 न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर यदि आई सेक्शन लेते हैं ISMB तो उसका वेट कितना है 306.1 न्यूटन पर मीटर। यानी ये जो सेल्फ वेट है जिसको आप डेड लोड बोल सकते हैं, ये भी एक तरह से यूडीएल की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल यूडीएल निकालना पड़ेगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं, अच्छा मोमेंट निकाल लिए। मोमेंट निकालने के बाद हमारा सिग्मा निकल गया। उसके बाद हमें निकालना है क्या, शियर स्ट्रेस निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना। तो शियर स्ट्रेस निकालने का आपको फार्मूला बताए थे, शियर फोर्स डिवाइडेड बटा H इंटू TW। H इंटू TW क्या होता था, रेजिस्टिंग एरिया होता था, शियर रेजिस्टिंग एरिया होता था, है ना। तो भी निकल जाएगा। उसके बाद H दिया हुआ है, TW दिया हुआ है, टाउ भी निकल जाएगा। तो ठीक है, अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके प्रोसीड करते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले क्या क्या करना है ये आपको पहले सोचना जरूरी है। अदरवाइज आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर लिखने के बाद आपका पेन है जो रुक जाता है। क्यों,
क्योंकि आप पहले प्लान नहीं बनाए कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। नाउ अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया उसको फिगर आप ड्रा करेंगे। ये आपका बीम है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, ISMB। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है बट हम मान लेते हैं क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। इसको लिखना चाहिए था। इस पे दो तरह से लोडिंग लगा रहा है। एक तो आपका पॉइंट लोड है, एक आपका पॉइंट लोड है कितना, 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का। सेकेंड थिंग इस पे यूडीएल आ रहा है, इस पे यूडीएल आ रहा है। इसका यूडीएल का इंटेंसिटी कितना है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ बीम दिया हुआ है एल इफेक्टिव, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। तो एल दिया हुआ है आपका 4 मीटर, एल दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा लोड कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप होगा टोटल लोड कैलकुलेशन। टोटल लोड कैलकुलेशन। टोटल लोड की जब बात करते हैं तो एक तो आपका पॉइंट लोड है और दूसरा क्या है, यूडीएल है ना, और तीसरा सेल्फ वेट है जो कि यूडीएल की तरह बिहेव करेगा। सो पहला पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड, इसको कैपिटल W लिख देते हैं। एक कितना है, 15 किलो न्यूटन, और 50 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000 मतलब 15,000 न्यूटन हो जाएगा, 15,000 न्यूटन हो जाएगा। आगे बढ़िए। दूसरा यूडीएल है ना, यूडीएल है, यूडीएल है ना। ये यूडीएल है जो एज ए कैसे बिहेव करेगा, लाइव लोड की तरह बिहेव करेगा। एल लिख देते हैं इसको, ये भी लाइव लोड की तरह बिहेव करेगा। इसका वैल्यू भी 15 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर दिया हुआ है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ, यानी 15,000 न्यूटन पर मीटर हो गया। ठीक है। थर्ड मैं बताया कि जो आप मिस्टेक करेंगे, थर्ड जो भी बीम है ISMB, इसका खुद का वेट भी तो आएगा, इसका खुद का वेट भी आएगा, वो एज ए डेड लोड बिहेव करेगा, वो एज ए डेड लोड बिहेव करेगा। सो फिर लिखेंगे यूडीएल ड्यू टू डेड, यूडीएल ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम। ये एक तरह से क्या है, डेड लोड है। ये क्या है, डेड लोड है। इसका वैल्यू कितना है, 306.1 न्यूटन पर मीटर। तो टोटल हमारा यूडीएल क्या हो गया, टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा, टोटल आपका यूडीएल कितना हो गया, टोटल यूडीएल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसको स्मॉल w लिख देते हैं। ये हो गया 15,000 प्लस 306.1 यानी 15,306.1 न्यूटन पर मीटर। ये तो आपका यूडीएल हो गया है ना। इसके अलावा क्या है, आपका पॉइंट लोड भी है, इसके अलावा आपका पॉइंट लोड भी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारा होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा BC निकालने के लिए। तो सेकंड जो होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो किसके किसके कारण होगा, एक तो पॉइंट लोड के कारण होगा और दूसरा ये जो टोटल यूडीएल कैलकुलेट किए इसके कारण होगा। पहला पॉइंट लोड के कारण होगा और दूसरा यूडीएल के कारण होगा, है ना। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। यदि सपोज कीजिए कि इसका वैल्यू m है तो m का जो रीजन होगा वो क्या होगा, पॉइंट लोड होगा। पॉइंट लोड के कारण कितना आएगा,
WL/4 ये तो आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, प्लस यूडीएल के कारण कितना होगा WL²/8, WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है? सेंटर पे, और सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड कितना होता है? WL/4, और यूडीएल के कारण कितना होता है? WL²/8। सबका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। सो WL/4, W आपका हो गया 15,000 इंटू एल का वैल्यू है 4 मीटर डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया पॉइंट लोड के कारण, प्लस यूडीएल के कारण कितना होगा? WL²/8, W कितना है? 153, टोटल 1530 इंटू एल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल बी गेटिंग, इसके कारण आ रहा है 15,000, इसके कारण आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ रहा है 15,000 न्यूटन मीटर, प्लस यूनिट जरूर ध्यान रखना है, ध्यान में है ना, 15,000 न्यूटन मीटर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30612.2 न्यूटन मीटर। दोनों को ऐड करने के बाद ये आ रहा है 45612.2 न्यूटन मीटर। अगर आप चाहते हैं कि इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लें तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा। सो 45612.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें? मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लेते हैं। क्योंकि जब सिग्मा BC कैलकुलेट करेंगे वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जब हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम शियर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसका हम लोग क्या करेंगे? पहले से वैल्यू उसको निकाल के रखेंगे। सो थर्ड स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स को V से डिनोट कर रहे हैं। सो V क्या होगा? V का क्या क्या काउज होगा? पॉइंट लोड के कारण आएगा कितना? W/2। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे W लोड है, तो यहाँ पे कितना रिएक्शन आता है? W/2, और यहाँ पे भी कितना आएगा? W/2। ठीक है, और यूडीएल के कारण कितना आएगा? WL/2। यूडीएल के कारण कितना आएगा? WL/2। तो टोटल क्या हो जाएगा? पॉइंट लोड के कारण आएगा W/2, प्लस यूडीएल के कारण कितना आएगा? स्मॉल w इंटू L/2, WL/2 आएगा, है कि नहीं? पॉइंट लोड के कारण आप शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा आएगा, और यूडीएल के कारण यदि बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा आएगा, है ना? यूडीएल के कारण कुछ ऐसा आएगा। इसका वैल्यू कितना होता है? WL/2 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है? W/2 होता है कि नहीं? अब चूंकि दोनों है, पॉइंट लोड भी है और आपका यूडीएल भी है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। W का वैल्यू था 15 किलो न्यूटन, यानी 15,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2, प्लस WL/2। W का वैल्यू स्मॉल w कितना था? स्मॉल w था आपका 15,306.1 इंटू L का वैल्यू कितना है? 4 डिवाइडेड बटा 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे, सो आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग 38,112.2 न्यूटन, इतना आपका न्यूटन आ गया। अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिए हैं और मैक्सिमम शियर फोर्स भी कैलकुलेट किए हैं, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं?
आपका बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू है जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी सी है ना, सिग्मा बी सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी सी इजकल टू क्या लिखेंगे, एम बाई जेड। ऑलरेडी ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सिग्मा बी सी का वैल्यू क्या होगा, एम बाई जेड। एम का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना था 45612 आया था, 45612.2 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन mm डिवाइडेड बटा जेड। जेड का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 305.9 ये सेंटीमीटर क्यूब में था, हम चाहते हैं mm क्यूब में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा 10 के पावर 3 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो mm क्यूब में आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करने के बाद एक mm से एक mm कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर आने वाला है, तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 149.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही आपको पहला पार्ट निकालना था। उसके बाद आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, तो शियर स्ट्रेस, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं बताया था इसका फॉर्मूला आपको। शियर स्ट्रेस निकालना है, टाउ क्या होता है, शियर फोर्स डिवाइडेड बटा शियर एरिया, सपोज कीजिए यही आपका बीम है, ये आपका बीम है, और आपको ये भी पता है, पहला क्लास में डिस्कस किया था कि जो शियर है मेनली रजिस्ट करता है कौन, वेब सेक्शन मेनली शियर रजिस्ट करता है, और फ्लेंज सेक्शन है जो मेनली है जो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। बेंडिंग मोमेंट को मेनली कौन रजिस्ट करेगा, फ्लेंज रजिस्ट करेगा, और शियर स्ट्रेस को मेनली रजिस्ट करेगा, शियर फोर्स को आपको वेब। तो हमें ए वाला एरिया चाहिए, कौन सा, इसको देखिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं, हमें ए वाला एरिया चाहिए, ए वाला। इसका हाइट आपको h दिया हुआ है और इसका थिकनेस क्या हुआ है, TW दिया हुआ है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, शियर एरिया क्या हो जाएगा बताइए, शियर एरिया हो जाएगा h इंटू TW। सो शियर फोर्स डिवाइडेड बटा शियर एरिया, और शियर एरिया का वैल्यू क्या होगा h इंटू TW। फॉर्मूला आपको पहले बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है, जितना शियर फोर्स आ रहा है उसको शियर एरिया से डिवाइड कर देना है, शियर एरिया से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। शियर फोर्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी कैलकुलेट किए थे, देखिए यहाँ पे 38112.2 न्यूटन डिवाइडेड बटा h का वैल्यू कितना था 225 था, क्वेश्चन में 225 था, इनटू थिकनेस कितना था 6.5 mm था शायद, 6.5 mm, और ये भी mm में है, ये भी वैल्यू क्या mm में है, तो इसको सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 26.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमेशा आप है जो यूनिट है वो साथ में लिखा कीजिए, यूनिट हमेशा साथ में लिखा कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में इसका बहुत वेटेज होता है। अगर यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे मार्क्स आपको कट जाएगा, मार्क्स है जो काट लिया जाएगा। तो ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन जो SBD 2019 में पूछा था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये भी क्वेश्चन है जो आपका 2019 का ही है, 2 क्वेश्चन पूछता है हर साल, ये भी है जो आपका SBD 2019 में ही पूछा है, ठीक है। अब देखिए जनरली है जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, एक तो आपको क्या करेगा, वो लोड का वैल्यू दे देगा और बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा। सेकंड थिंग,
दूसरा क्या होगा कि आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दे देगा और आपको लोड का कैलकुलेशन करवाएगा। क्या करेगा वो, शियर बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू देगा और लोड को वो डिटरमिन करने बोलेगा कि ये बीम है जो मैक्सिमम कितना सेफ लोड कैरी कर सकता है, कितना मैक्सिमम सेफ लोड कैरी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन उसी पे है। इसमें अभी जो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट किए थे उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट है जो रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको सही से देखना है। कैलकुलेट द सेफ लोड दैट rolled steel joint ISMB 600 एट द रेट ऑफ 122 न्यूटन पर मीटर। ये तो आपका प्रॉपर्टीज हो गया, यूनिट वेट हो गया इसका। कैन कैरी व्हेन द इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम इज 5 मीटर एंड लोडेड विथ यूडीएल, एंड लोडेड विथ यूडीएल। कहने का मतलब है कि कोई बीम है ISMB 600 तो आपका क्या दिखा रहा है, ओवरऑल डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे है जो यूडीएल आपको लग रहा है, कितना लग रहा है इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इस पे यूडीएल है जो आपको एक्ट कर रहा है, इसको मान लेते हैं कि स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू है ना, स्मॉल डब्लू है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट में क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो डब्लू है ये हम मान के चल रहे हैं कि इस डब्लू में आपका सेल्फ वेट ऑफ बीम भी इंक्लूडेड है, सेल्फ वेट ऑफ बीम भी इंक्लूडेड है ना, सेल्फ वेट ऑफ बीम भी क्या है, इंक्लूडेड है इसमें। तो क्या करेंगे इसके लिए, आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 मीटर। ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो और सिग्मा बीसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जेड एक्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा और उसको क्या करना होगा, एक बार क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसको हम लोग क्या कर देंगे, बेंडिंग मोमेंट जो निकालेंगे उससे इक्वेट कर देंगे। बेंडिंग मोमेंट जो हम निकालेंगे इस लोड के कारण उसको इक्वेट कर देंगे। करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बीम है ISMB 600 एट द रेट ऑफ 122 न्यूटन पर मीटर जो दिया हुआ है, ये मैक्सिमम कितना मोमेंट है जो कैरी कर सकता है ना। क्योंकि देखिए एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट अलग चीज है और वो कितना कैरी कर सकता है ये अलग चीज है ना। लोड आप कितना लगा रहे हैं और कितना स्ट्रक्चर लोड को बियर कर रहा है, बोथ आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो कितना कैरी कर सकता है वो हम निकालेंगे, है ना, वो कितना कैरी कर सकता है ये हम निकालेंगे। वो कहाँ से आएगा, आपको पता है फ्लेक्सर फार्मूला, अभी पढ़े थे सिग्मा बी सी इक्वल टू एम बाई जेड। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम इक्वल टू सिग्मा बी सी टाइम्स ऑफ जेड, एम इक्वल टू सिग्मा बी सी टाइम्स ऑफ जेड। और यहाँ पे एम क्या होता था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता था। एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम। तो MOR का वैल्यू निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का MOR का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा BC इंटू जेड है। सिग्मा BC का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ 165 मेगा पास्कल, एंड मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर, इंटू जेड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3060.4 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम चाहते हैं इसका वैल्यू हम mm में कन्वर्ट कर लें, mm क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो 10 की पावर 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है। चलिए तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ रहा है 504.966 इंटू
10⁶ न्यूटन mm। न्यूटन mm यूनिट ध्यान रखना है, न्यूटन mm, ठीक है। अगर मोमेंट का वैल्यू आप किलो न्यूटन में लिखना चाहते हैं, किलो न्यूटन मीटर में लिखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्या लिख सकते हैं 504.996 किलो न्यूटन मीटर। बहुत सिंपल है। न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10⁻³ से भागा देंगे। उसके बाद mm को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10⁻³ से 10⁻³ से फिर से भागा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपको न्यूटन किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलो न्यूटन मीटर में अगर आंसर पूछता है तो ये आएगा, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो पहला क्वेश्चन था, हमें निकालना था क्या, लोड निकालना था, है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो यूडीएल लग रहा है ना, ये जो यूडीएल लग रहा है उसके कारण मोमेंट निकालेंगे, उसके कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज लेट a small w Newton per meter can carry the beam, हम ये मान के चलते हैं कि स्मॉल w न्यूटन पर मीटर है जो बीम है जो कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑफ बीम। इसमें सेल्फ वेट ऑफ बीम भी इंक्लूडेड है, सेल्फ वेट ऑफ बीम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्मॉल w है उसमें ये हम मान के चल रहे हैं कि 122 न्यूटन पर मीटर जो यूडीएल है इसका सेल्फ वेट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, अभी इसका क्या मीनिंग है पता चल जाएगा आपको, आगे देखिए। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होता है यूडीएल के कारण, WL² 8 होता है, WL² 8 होता है कि नहीं, WL² 8 होता है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए ये जो बीम है आप चाहते हैं कि सेफ रहे, इस जो भी लोड आ रहा है उसको सेफली है जो कैरी करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट है, इस पॉइंट को काफी केयरफुली सुनना है, जो भी कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट है उसका वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से या तो कम होगा या तो उसके बराबर होगा, ये वैल्यू क्या है आपको कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट है, तो ये जो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है वो क्या होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेटेड क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। सोच के देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए किसके लिए, फॉर सेफ्टी ऑफ बीम। थोड़ा सा सही से सोचेंगे आपको आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। क्यों, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम, यानी इससे ज्यादा तो कभी नहीं वो कैरी कर सकता, तो जो भी हम लोड लगा रहे हैं बीम पे उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा उसका वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा बीम क्या होगा, सेफ रहेगा सेफ होगा। ओके, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि यही हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेटेड का वैल्यू कितना है, WL² 8 है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू MOR का वैल्यू कितना है 504.966 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट न्यूटन mm, हम न्यूटन mm में ही निकाल रहे हैं, बाद में है जो W का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर में, है ना। ओके, तो अब देखिए
यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा, W इंटू एल स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना है 5000, 5 मीटर है तो इसको 5000 मीटर लिख सकते हैं, 5000 mm लिख सकते हैं, है कि नहीं, का स्क्वायर डिवाइडेड बटा 8। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 504.966 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। यहाँ पे भी 966 था, सही है। तो यहाँ से सिर्फ अननोन क्या है हमारा, W है, सिर्फ अननोन W है, तो W का वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू 161.589 न्यूटन पर mm। ध्यान रहे न्यूटन पर mm, चूंकि हम लेंथ का वैल्यू भी mm में पुट किए थे। लेंथ हमारा कितना था, 5 मीटर था, तो 5000 मीटर हमने पुट किया है। तो यहाँ से W का वैल्यू 161.589 न्यूटन पर mm आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 161.589 को 162 लिख देंगे, 162 लिख देंगे। जबकि देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि W का जो वैल्यू होना चाहिए वो 161.589 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, हम सेफ्टी के लिए लोअर साइड कंसीडर करेंगे, है ना, 161 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं न्यूटन पर mm, है ना, चूंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, है ना, 161.589 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, या तो 161.589 हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है। तो राउंड ऑफ हम क्या करेंगे, लोअर साइड राउंड ऑफ करेंगे, 161 लेके चलते हैं। इसको आप न्यूटन mm को यदि न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 161 न्यूटन पर, सॉरी इंटू 10 की पावर 3 भी करना पड़ेगा। ये क्या था, न्यूटन पर mm में था, इसको न्यूटन पर मीटर में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में 10 की पावर 3 mm होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है। अब देखिए ये हमारा क्या था, टोटल लोड आ गया, टोटल यूडीएल आ गया, बट ध्यान रहे इस टोटल यूडीएल में आपका सेल्फ वेट ऑफ बीम भी इंक्लूडेड है, सेल्फ वेट ऑफ बीम भी इंक्लूडेड है। यही पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर रहा था, इसमें क्या है, सेल्फ वेट ऑफ बीम भी इंक्लूडेड है। सो नाउ मैक्सिमम सेफ लोड carried by beam बीम कितना कैरी कर सकता है, क्योंकि 161 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर में आपका बीम का लोड भी इंक्लूडेड है, तो एक कैरी कितना कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है बीम का लोड को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बीम का लोड को घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 161 इंटू 10 को पावर 3 न्यूटन पर मीटर माइनस सेल्फ वेट कितना था, 122 न्यूटन पर मीटर। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 160,878 न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि किलो न्यूटन में लाना चाहते हैं तो 10 की पावर 3 से गुना वो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 168.878 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। किस यूनिट में आपको लिखना है आप पे डिपेंड करता है। तो दिस इज आवर आंसर, यानी इतना ही लोड है जो मैक्सिमम है, जो बीम है जो कैरी कर सकता है। यहाँ पे मैं फिर से डिस्कस कर दूं, अभी हमने जो भी लोड कैलकुलेट किया था उसमें बीम का खुद का वेट भी इंक्लूडेड था, लेकिन ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था कि कितना कैरी कर सकता है ना, मतलब कितना एक्सटर्नल लोड इस पे हम लगा सकते हैं, कितना लाइव लोड लगा सकते हैं। क्योंकि सेल्फ वेट क्या है, डेड लोड है, सेल्फ वेट क्या है, डेड लोड है, सेल्फ वेट क्या था, डेड लोड था, है ना। तो उस डेड लोड को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल तरीका बताते हैं। टोटल लोड W है, इसमें आपको पता है कि लाइव लोड भी है और डेड लोड भी है,
हमें निकालना था ये लाइव लोड को, तो यहाँ से लाइव लोड यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल W में से आपको डेड लोड माइनस करना पड़ेगा। और डेड लोड क्या है, डेड लोड इज नथिंग बट सेल्फ वेट ऑफ बीम। इससे ज़्यादा क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, सेल्फ वेट ऑफ बीम। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ये तो रहा एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन फिर से लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड बीम, है ना। उसके बाद है जो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्कशन आपका प्लेट गडर का है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रूफ ट्रस है जो स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप एक बार और लेक्चर को देखिए सही से, और उसके बाद है जो बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में है जो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी लेक्चर है जो आपका कंटिन्यू होगा। कुछ कारण ऐसा आ गया था प्रॉब्लम, जिसके कारण है जो आपका लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो रहा था, तो अब है जो आपको कंटिन्यू होगा।